बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजा नज़ीर एडवोकेट, साबिक उम्मीदवार नेशनल असम्बली और रहनुमा हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दूसरे हमारे मेहमान इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इन तमाम तर चीज़ों से, ख़ास करके मईशत के हवाले से। राजा शेर एयाज एडवोकेट यूथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून से हैं और ये भी डेफिनेटली यूथ के रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्योंकि हुकूमत है, हम इनसे भी पूछेंगे पॉलिसीज़ के हवाले से। सबसे पहले मैं बढ़ूंगा राजा नज़ीर एडवोकेट से, क्योंकि साबिक उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के। 2025 के हवाले से मैं पूछूंगा स्पेशली तौर पर, क्योंकि 2025 शुरू हो चुका है। इससे पहले 2024 में क्या हुआ क्या नहीं, वो चीज़ें हम सामने रखते हुए कि हमारी माशी पॉलिसीज़ क्या होंगी, आखिर हुकूमत करने क्या जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अलाइज है। और इससे पहले भी आपने देखा, प्रीवियस डेज में भी बिलावल भुट्टो की स्पीचेस आपने सुनी, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि हम कतई तौर पर जो चीज़ें हुकूमत करने जा रही है और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेकर बढ़ेंगे। क्या समझते हैं इस तमाम तर तगुदों में अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती तो मईशत आगे बढ़ सकती है या नहीं? नज़ीर साहब क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच राय साहब, आपने मौका दिया बात करने का। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शरीक नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट की इतादी जरूर है। और इतादी इसलिए है कि इस मुल्की निज़ाम को चलाने के लिए, चूंकि आपको पता है कि लास्ट इलेक्शन में वो अददी अक्सरियत किसी भी सियासी जमात के पास नहीं थी कि जो अकेली हुकूमत बना सके। तो ऐसे मरले में री इलेक्शन में जाने से बेहतर ये था कि आगे मिल के चला जाए और इस तरीके से चला जाए कि दोबारा इलेक्शन में ना जाया जाए और इसी सिस्टम को चलाते हुए मुल्क के लिए बेहतरी की जा सके। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया और उनकी हुकूमत बनाने में और उसको सस्टेन रहने में जो है पूरा पूरा उनका साथ दिया और देगी। जहां तक आपने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो उनसे इख्तलाफी बातें की हैं, देखें जो पॉलिसीज के बारे में इख्तलाफात हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी एक अपनी बात है। स्पेशली प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें हम बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखते हैं। लेकिन कभी भी इस सिस्टम को डीरेल करने के हक में ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले थी, ना अब है और ना कभी आइंदा होगी। तो ये जो सियासी इस्तेकाम है, ये इटसेल्फ एक अलामत है इस चीज की कि 2025 में इंशाल्लाह मुल्क के अंदर इस सियासी इस्तेकाम रहेगा। और जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो ये इस्तेकाम है सब्जेक्ट जो आगे आपकी मईशत सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से ये दोनों बड़ी सियासी जमातें चल रही हैं और हमारे अलाइज चल रहे हैं। इस तरीके से अगर ये तसलसल कायम रहा और जो छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं वो हुकूमत अगर उनको रिजॉल्व करती रही तो ये सिस्टम आगे चलेगा और जो इख्तलाफात हैं वो नहीं होंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से उम्मीद ये है कि मुल्क की मईशत भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतर होगी। ठीक पॉइंट आ गया। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब माहिर मईशियात, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज स्पेशली तौर पर इनसे पूछेंगे, एक तो हुकूमत जो करने जा रही है ख़ास करके मईशत के हवाले से, क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और एक हुकूमत का 5 साला उड़ान पाकिस्तान मंसूबा है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे कि ये उड़ान पाकिस्तान मंसूबा क्या चेंजेस ला सकता है, ख़ास करके आम आदमी के लिए? बहुत शुक्रिया जनाब मुझे मौका देने का। मैं ये बताता जाऊँ कि कोई भी गवर्नमेंट अगर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है, सब ज़ाहिर है इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए, ओवरऑल जो आम आदमी है उसको सहूलत देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक जो सॉलिड किस्म का और अचीवेबल इकोनॉमिक प्लान दिया जाए। मैं उस लिहाज से ये समझता हूँ कि जी ये पास्ट में भी होता रहा है और बड़े सक्सेसफुल प्लान पाकिस्तान ने बनाए हैं। उनको अचीव करने के लिए जो अटेंडेड टारगेट्स हैं वहाँ पे मतलब कि जी वो एक इस किस्म की फिर इंतज़ाम किए जाते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान को इस वक्त द नीड ऑफ द आवर है कि उसको एक ज़रूरत है कि हमें एक सॉलिड किस्म का मसूबा देना चाहिए गवर्नमेंट पाकिस्तान को, और उन्होंने दिया है। और जिसमें जो टारगेट्स हैं वो अचीवेबल टारगेट होने चाहिए। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि आप वो टारगेट कैसे अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये बताऊं कि इसको इस तरीके से देखा जाता है कि असल में इस वक्त पाकिस्तान इकॉनमी को चैलेंजेस क्या हैं।
सबसे पहला जो चैलेंजेस है पाकिस्तान को वो है हमारा बजट डेफिसिट। देखिए जी, हमारा रेवेन्यू हमेशा से कम रहता है, हमारे एक्सपेंडिचर हमेशा से ज़्यादा रहते हैं। उसमें दोनों प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी हैं जो नॉन प्रोडक्टिव हम एक्सपेंडिचर करते हैं, उनको कट करने की ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट का साइज़ का एक बहुत बड़ा इशू है। लॉस मेकिंग जो हमारी इंटरप्राइजेज़ हैं, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन का इशू कहते हैं, वो एक बड़ा ही आप कह लेंगे जी ड्यू इश्यूज़ है और उसको भी सॉल्व करना चाहिए। इसके साथ-साथ ये देखना है कि हमारे जो रेवेन्यू है, वो कम है पाकिस्तान में, जिसमें 2 वजूहात हैं। एक तो ये चीज़ है कि जी हमारा टैक्स उसमें निज़ाम जो है उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग जो वाक़ई टैक्स नेटवर्क में हैं और जिनको टैक्स जिनका देना बनता है, वो हर सूरत में टैक्स दें। और इसके साथ-साथ हमें टैक्स के नेट को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। जिस तरह से मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है, या वो एक नया सेक्टर जो कभी भी टैक्स नेट में नहीं आए, उनको टैक्स देना चाहिए। इसके साथ-साथ जो दूसरा पाकिस्तान इकॉनमी को और इस वक़्त जो गवर्नमेंट है इसको बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है इसका मतलब कि फॉरेन सेक्टर। उसमें दोनों चीज़ें हैं, जो हमारा एक्सचेंज रेट है, उसकी स्टेबिलिटी का भी इश्यू है कि उसको किस तरह से हम स्टेबल रख सकते हैं। उसके साथ-साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, उसको भी बड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है। हमें अपनी इकॉनमी को, जो एक कंज़म्पशन बेस्ड इकॉनमी पास्ट में रही है, उसको कंज़म्पशन बेस्ड से इकॉनमी से निकाल के हमें उसे ग्रोथ और एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बनाना है। अब ये किस तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए, इसमें ना सिर्फ हमें जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट्स है वहां पे हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहिए, बल्कि हमारी जो रीजनल ट्रेड्स है उसको बढ़ाना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर की पिछले दिनों आपको पता है कि जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसी तरीके से हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। टेक्सटाइल सेक्टर है, वहाँ गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, वो करने चाहिए। अब इसमें एक जो और एक बहुत बड़ा इशू है, जो किसी हद तक ये गवर्नमेंट बड़ा उसमें कामयाब भी रही है। आप देखिए मॉनेटरी पॉलिसी को अब इन्होंने उसका इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ हमें फिजिकल पॉलिसी को भी एक्सपेंशन लेके जाना होगा। मैं समझता हूं कि ये जो आने वाले जो 5-6 मंथ हैं और ये जो बजट होगा, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंज होगा, और ये ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा बल्कि पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए एक जो पाथ है उसको सेट करेगा कि और अब ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज इस तरीके से है कि क्या गवर्नमेंट वाकई प्रो ग्रोथ बजट देने में मतलब कि कामयाब रहती है, उसमें आम आदमी को कितनी सहूलत मिलती है, जो हमारे माइक्रो रिफॉर्म्स हैं, जो मैक्रो रिफॉर्म्स हैं, क्या वाकई वो हम स्टार्ट कर पाते हैं। अगर हम इनको स्टार्ट कर पाए और इसी तरीके से हमने एक्सपोर्ट्स अपनी पे फोकस किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया, आईटी सेक्टर पे फोकस किया, और इसके साथ साथ हमने अपना टैक्स जो नेट सिस्टम है पूरा उसको मतलब कि बेहतर किया, तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखे हैं वो हम आसानी से उनको अचीव कर सकते हैं। राजा शेर अयाज एजुकेट्स, आप यूथ रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून से। मैं आपसे पूछूंगा और स्पेशली तौर पर जानना चाहूँगा, एक तो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, कितना मुतमईन है कि 2025 में तमाम तर चीज़ें जो अहदाफ आपने कहा है कि वो हम हासिल करेंगे और एक आम आदमी को रिलीफ दे सकेंगे, क्या ये मुमकिन है? और साथ अगर मैं आपसे इस हवाले से भी पूछूं, सियासी इस्तेहकाम के बगैर उड़ान पाकिस्तान मंसूबा तकमील तक कैसे पहुंचेगा, इस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब। मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन जो पीछे समझें कि 2 साल 2.5 साल से हमारी हुकूमत ही है, नून लीग की है, पहले भी क्योंकि 16 महीने हमारी हुकूमत रही। तो आपको मैं कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगा कि 2023 में जो महंगाई थी वो उसका जो रेट था वो कितनी थी, 29% थी, 29% थी। फिर जो 2024 में हमारी हुकूमत रही थी उसमें ये डाउन होके तकरीबन 22% तक आ गई थी। ठीक हो गया। और ये जो लास्ट जो आपके जो अभी जो 4-5 महीने गुजरे इनमें जो है ये तकरीबन 7% है। तो आप इन्हीं चीजों से अंदाजा लगा लें कि हमारी महंगाई की जो पहले रेट बहुत हाई था वो जो है डाउन हो रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो आगे 5 साल हमारा जो पीएम साहब ने जो हमारा उड़ान पाकिस्तान के हवाले से एक वो दिया है, प्लान दिया है, उसमें जो हमारी मेन चीजें सबसे पहले उन्होंने जो फोकस किया है वो किया है उन्होंने एक्सपोर्ट पे, कि हमने एक्सपोर्ट जो है ज्यादा से ज्यादा हमने करनी है। उसके अंदर हमारा ये जो है हमारी इंडस्ट्रीज है हमारी, उसके अंदर जो है ये ज़राअत के हवाले से बात कर एग्रीकल्चर है। ठीक हो गया। एग्रीकल्चर है। उसके अलावा फिर हमारा जो है इसके अंदर हमारा डिजिटल इकोनॉमी है कि हमने अपने जो लोगों के हमने जो
हमारी जो इकोनॉमी है हमने उसको डिजिटलाइज लेके जाना है। अच्छा फिर राय उसके साहब, बाद हमारा अच्छा जो राय साहब, मैं इस हवाले से ये कहूँगा, उड़ान पाकिस्तान मंसूबा कैसे पाया तकमील तक पहुँचेगा? क्योंकि राजा नज़ीर साहब तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि बिलावल भुट्टो ही वज़ीर आज़म बन जाएँ, तो क्या ये पाया तकमील तक पहुँच सकेगा? इसमें तो इंशाल्लाह 5 साल जो यही हुकूमत रहेगी, ठीक 4 साल तक, क्योंकि अभी देखें जो भी अभी हमारे जो पीटीआई के साथ है, जो कुछ भी हमारी बातचीत हो रही है, उसके अंदर पीटीआई को हमने एग्री कर हमारी लिया। जो टॉप की जो लीडरशिप है उन्होंने यही बात उनको कही है कि जो हमारा जो 5 साल का जो हमारा पीरियड है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो मियाँ साहब ही रहेंगे, छोटे मियाँ साहब ही रहेंगे। तो ठीक। मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी वालों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अभी इस पे मुझे दूर दूर तक कोई वैसे इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा तो राजा लिहाजा जो हमारा राजा नज़ीर एजुकेट साहब इसी वजह से नाराज हैं। राजा नज़ीर एजुकेट साहब इसी वजह से नाराज हैं। राय साहब क्या कहेंगे? राजा शेर अयाज साहब तो कह रहे हैं कि मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब ही रहेंगे वज़ीर आज़म, और साथ में इस हवाले से भी पूछूंगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर उड़ान पाकिस्तान मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक कैसे पहुंचेगा? इस हवाले से आपके पास भी अगर कोई इंफॉर्मेशन हो तो बताइएगा। जी राय साहब, इंफॉर्मेशन आप न लें, हमसे ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन आपके पास है। लेकिन ये देखें कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और जमहूरी ताकत है, और इस वक्त भी आप देखें कि एक से ज्यादा अगर सूबों में किसी पार्टी की हुकूमत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ठीक है। ठीक। और लेकिन आप फिर भी नाराज हैं राय साहब, फिर भी आप नाराज हैं हुकूमत से? ना कोई नाराज नहीं, लीग वाले हमारे भाई हैं, इत्तेहादी हैं और मिल के चलेंगे। अगर बिलावल वज़ीर आज़म, पता है कि हमने हमेशा कंसेंसस के साथ किया है काम। इवन कि कोई बिल पास होता है तो उसमें भी हम कंसेंसस लेके आते हैं, तो तब वो पास होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे तो आप देखेंगे वो भी कंसेंसस से होंगे, और इंशाल्लाह उनका इख्तिलाफ करने वाला कोई नहीं होगा। आप राजा देखेंगे। नज़ीर साहब, आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, खास करके हुकूमत की अगर बात की जाए तो उनकी कुर्बतें ज्यादा बढ़ रही हैं, इस वजह से आपको ख्याल रखना होगा। देखें कुर्बतें आपको शायद वो नजर आ रही हूँ, लेकिन हमारी तरफ हर किसी की कुर्बत हमारी तरफ है। नहीं वो तो बिलावल भुट्टो की तरफ है। बिलावल भुट्टो नौजवान है और उनके पास एक विजन है, और नौजवान की आदत वक्त की जरूरत है। मुल्क की सारी सियासी जमातें में नौजवान की आदत जो है वो चाहती है कि उनका लीडर भी नौजवान हो। आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं। सही। और ऐसी खबर होगी, ऐसी खबरें आएंगी कि जिसमें आप खुशखबरियां ही सुनेंगे आप, अच्छी अच्छी, और कोई उसमें इख्तिलाफ कंसेंसस होगा। सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होंगे, चेयरमैन बिलावल के साथ होंगे, नून लीग वाले भाई भी हमारे साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, आप माहिर मीशियात हैं, आपसे इस हवाले से पूछना था, जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी बहुत हवाले से, मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी और पीपल्स पार्टी का भी, क्या समझते हैं कि वाकई में जिस तरह की पॉलिसीज़ हुकूमत लेकर चल रही है, मुल्क दुरुस्त समत में है? क्योंकि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में बहुत ज़रूरी है, जिसकी बहुत कमी है, और अभी जिस तरह पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या समझते हैं आवाम के लिए ये बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे या नहीं आने ये 2025 में? देखिए जी, मैं आपको बीइंग इकोनॉमिस्ट ये बताता जाऊँ कि देखिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ग्रोथ अगर इकोनॉमी में करनी है तो उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है? उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट की। अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगी तो ग्रोथ होगी। ठीक। अब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? सही। इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ हम एक बात करते हैं कि जी हमें सरमाए की ज़रूरत है, डेफिनेटली ये तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्होंने कट कर दी, इंटरेस्ट रेट इन्होंने 22 से लेके 13% कर दिया, कुछ उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गया, कुछ इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर भी लोगों की बड़ी अफेक्ट हुई, तो उससे भी प्राइस में जो इजाफा होता है वो कम हो जाता है क्योंकि कंजम्पशन ही कम हो गया। अब जरूरत किस चीज़ की है? जरूरत ये चीज़ है कि हमें बड़ी सॉलिड किस्म की और कंसिस्टेंट किस्म की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए। ठीक। और इस पॉलिसी की वजह से क्या होता है कि जी इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? इन्वेस्टमेंट आती है जब हम जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होता है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होता है, उसका कॉन्फिडेंस विन करते हैं। क्योंकि जब तक वो इन्वेस्टर्स ये समझेगा नहीं कि बिजनेसमैन ये समझेगा नहीं, बिजनेसमैन को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको ऑन पे बोर्ड नहीं लेंगे, वो हम वन पेज पे नहीं लेंगे, तो वो फिर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान में। और जब वो इन्वेस्ट करेगा तो उससे ना सिर्फ जॉब क्रिएशन होती है, उससे कंजम्पशन बढ़ता है, उससे इनकम बढ़ती है, वेजेस बेहतर होती हैं, उससे इकोनॉमी ग्रो करती है। अब उस कॉन्फिडेंस को विन करने के लिए दोनों इन्वेस्टर्स का, जो लोकल इन्वेस्टर्स है हमारा, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है जिसको हम मल्टीनेशनल कहते हैं, उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है, वो एक जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली
आपको पॉलिसीज नहीं दे रहा, और एक अनसर्टेनिटी है कंट्रीज में कि पता नहीं किसकी गवर्नमेंट है किसकी नहीं है, कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, कल क्या होने वाला है। तो इस सूरत में जनाब एक आम आदमी भी इन्वेस्ट नहीं करता, ना आम आदमी खर्चा करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये तो एक आप कह लें कि जी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, या फिर आप कह लें कि जी एक ऐसी कंडीशंस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर तो कभी भी हम ये सोच ही नहीं सकते कि पाकिस्तान ग्रो करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जी, हमने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। इस वक्त जो जरूरत है, रीजनल कंपटीशन बढ़ रहा है, आप अपने नेबर कंट्रीज को देखिए, आप इंटरनेशनल कंट्रीज को देखिए, नए ब्लॉक्स अमर्ज हो रहे हैं, और नए मतलब कि जी आप देखिए जी वो एग्रीमेंट हो रहे हैं। दूसरे कंट्रीज जो बाज़ कंट्रीज जो है वो बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हमने कम्पीट करना है उनके साथ, और अगर हमने अपनी जिसको हम सलामती कहते हैं कि जी जो कौमी सलामती है, मुल्की सलामती है, उसको दाव पे नहीं लगाना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना कम से कम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको सीधा करना होगा। वो प्रो पुअर भी बनानी होगी, वो प्रो ग्रोथ भी बनानी होगी, और उसमें तमाम जो सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी के उसको देखना होगा। ना सिर्फ हमें टारगेट्स अच्छे अच्छे देने चाहिए, बल्कि उनको अचीव करने के लिए हमें उनके लिए एक सेटअप लेके आना होगा, जिसमें मैंने तमाम जिक्र किया कि रिफॉर्म की ज़रूरत है। और ये रिफॉर्म जैसे अभी जिक्र हुआ कि जी इस उड़ान जो एक मंसूबा दिया गया उसमें गवर्नमेंट का बहुत फोकस है एक्सपोर्ट्स पर, मगर क्वेश्चन ये चीज़ है एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़े। अब उसको बढ़ाने के लिए आपको डेफिनेटली अपने जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वहाँ उसकी कैपेसिटी बढ़नी होगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़नी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़नी होगी। हमें अगर आप देखिए कि पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी को अनफॉर्चुनेटली जब हम कंपेयर करते हैं बाकी नेबरिंग कंट्री के साथ, तो वो बहुत कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने बात की तमाम तर इंडेक्स के हवाले से, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक तो इम्यूनिटीज़ के हवाले से इतनी बड़ी बड़ी मराद दी जाती हैं, आखिर ये कब ख़त्म होंगी? ये ख़त्म ना करेंगे तो हम क्या ऐसे चल सकते हैं? और दूसरा आपने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इससे पहले क्या पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई? इससे पहले भी तो बहुत ब्रॉड लेवल की आती रही। आखिर आम आदमी की ज़िंदगी में चेंजेस कब आएंगी? आम आदमी को उसका फ़ायदा कब होगा? देखिए जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं इसका एक आपको ये बताता जाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान में ख़ास बड़ी एक स्पेसिफिक अमाउंट में और बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में रेमिटेंसेस आती हैं वर्कर्स की। वो हम डेफिनेटली हमारा उसका यूज़ भी है, हम करते हैं, और ये इस पे एक बड़ी बड़ी आप कह लें कि ये कामयाबी है गवर्नमेंट की। और ये एक हमारे जो वो लेबर हैं जो बाहर काम करते हैं, वो पाकिस्तान के अपने प्यारे जो उनके घर में रहते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए पैसा भेजते हैं। ठीक। अब जो आपका क्वेश्चन है जी, क्या पास्ट में भी ऐसा आता रहा है? देखिए हमारे पास पास्ट में भी ऐसे बहुत से मतलब कि आप कहें कि जी अपॉर्चुनिटीज़ थी। हमने एक जो जिसको कहते हैं ना कि जी अपनी एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को ओपन करके एक इंटरनेशनल इकोनॉमी बनाना, जहाँ पे एक आप कहें कि जी मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट आए, जो म्यूचुअल बेनिफिट से पास आए, उसकी हमने बड़ी कमी रखी है। कंट्री बेस्ड जिसको बायलैटरल कहते हैं, लाइक आप कह लें कि जी डिफरेंट कंट्री का, जिस तरह से चाइना है, सऊदी अरब है, इस तरह से यूएसए है, यूके है, बाकी कंट्रीज है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में। मगर अब इस वक्त की जरूरत है कि देखिए जी, गवर्नमेंट जो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो कभी भी, हमारे पास हम एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज है, हमारे पास 60% यूथ है, इसको हमने रोजगार प्रोवाइड करना है। इसके लिए हमने ये जो हमारे पास एक एसेट है इसको जाया नहीं करना, इसको हमने एक इंजन ग्रोथ के तौर पर इस्तेमाल करना है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए हमें हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसमें हमें आईटी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें हमें टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए। स्पेशली मैं जिक्र करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको हमने हमेशा जो है ना अंडरमाइन किया है, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। उसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है। आप देख लीजिए कि अभी भी पाकिस्तान में जो पिछले 1-2 साल में एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्सपोर्ट्स ने एक आप कह लेंगे जी आउट परफॉर्म किया है पाकिस्तान में। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें बिजनेस टू बिजनेस हमें अब जाना होगा। हमें जो इंटरनेशनल जो बिजनेस टेक्नोलॉजी के एतबार से आगे हमें जो ना कटिंग एज हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा, हमें आईटी सेक्टर को एग्रीकल्चर से लेके एक्सपोर्ट्स तक बनाना होगा। जहां तक आपका सेकंड क्वेश्चन था अमरात देने का, देखिए मैं कभी भी साथ में नहीं रहा कि आप एक जनरल सब्सिडी दें। जनरल सब्सिडी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। हमें उसकी बजाय टारगेट सब्सिडी देनी चाहिए। उन लोगों को वाकई हमें सब्सिडी देनी चाहिए जो डिजर्व करते हैं, मगर जो डिजर्व नहीं करते उसे हमें मतलब कि जी उसको चेंज करना चाहिए, उस सेटअप को। फॉर एग्जांपल मैं ये देता हूं कि जी बजाय इसके कि जनरल आप एक सब्सिडी दे देंगे जी एक्सपोर्ट्स करने वालों को,
उसकी बजाय हमें ये करना चाहिए कि जी वो फर्म्स जो एक्सपोर्ट्स कर रही हैं, वो सेक्टर जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो ठीक। अच्छी परफॉर्मेंस दें, जो पाकिस्तान में ना सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाएं, रोजगार के मौके पैदा कर रही हैं, बाहर से फॉरेन रिजर्व लेके आ रही है, हमें उन्हें हौसला अफजाई उनकी करनी चाहिए, उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए, कंपटीशन लेके आना चाहिए उनमें, सही। और उनको टैक्स में वो देना चाहिए, जी, एग्जेम्पशन देना चाहिए, रेदर देन कि हम एक आम अम्ब्रेला में दे दें और उसकी फिर मतलब कि उसका ठीक। मिसयूज करते हैं। आपका पॉइंट आ गया। वैसे मैं आपसे इस हवाले से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि 10 बरस में बेरोजगारी की शरह 1.5 से बढ़कर 7% तक पहुंच गई है। राजा शेर अयाज एडवोकेट साहब, आप हुकूमत से हैं और मैं इस हवाले से भी आपसे पूछूंगा कि क्या समझते हैं कि हुकूमत इस हवाले से भी कोई पॉलिसी बना रही है कि बेरोजगारी कैसे खत्म की जाए? आप तो इंटरनेट पर पाबंदियां लगा रहे हैं, उस वजह से जो नौजवान हैं उन्हें बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या पॉलिसी है आपकी? हाँ, देखिए इसमें जो है, जो हमारी आईटी जो एक्सपोर्ट है वो भी उसके ऊपर भी जो है अभी पीपल्स पार्टी वालों ने भी काफी असेंबली के अंदर भी इसकी जो है आवाज को उठाया। फिर इसके अलावा एक मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी जो है गवर्नमेंट को ये बताया है कि जो इंटरनेट है अगर इसका यही हाल रहा तो फिर इसमें हमारे जो फ्रीलांसर हैं और जो आईटी जो हमारी इंडस्ट्री है ये रोज ब रोज डिक्लाइन होगी और उसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से दुबई वगैरह भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट ने दोबारा वो किया है, फोकस किया है और इंशाल्लाह ये जो इंटरनेट का इशू है ये तकरीबन ऑलमोस्ट अब सॉल्व हो ही गया है। अब इंशाल्लाह इंटरनेट इस तरह बंद नहीं होगा। और फिर जहां तक आप कह रहे हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट देखें, अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम खत्म होगी जब मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर यहाँ पे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियां लगेंगी, मुल्क के अंदर यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेंगी, मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतर होगा, फिर उस सूरत में जाके आपका अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। भाई साहब, तो 30 साल से इक़्तिदार चल रहा है और ये अनएम्प्लॉयमेंट कब खत्म होगी, एम्प्लॉयमेंट कब आएगी, इन्वेस्टमेंट कब आएगी? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारी जो हुकूमत है नून लीग को पहले भी जब बड़े मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम हमारे मुल्क का हाल ये था कि हमारे मुल्क में 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। तो उस टाइम भी हमने मुल्क को संभाला। अभी जब 2022 में हमें हुकूमत दी गई तो उस टाइम भी यही हालत था कि हमारे साथ कोई दुनिया का इंटरनेशनली कोई हमारा दोस्त, सब हमारे अगेंस्ट थे, कोई हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं था। तो जब हमारी हुकूमत आई पीछे और अब जाके फिर आपने देखा है कि हमारे मुल्क में सऊदी अरब भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखें सऊदी अरब के जो सबसे बड़ी ऑयल की जो वो है इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में लग गई है, क्या नाम है उसका, अमारको या सर क्या नाम है उसका, मेरे ज़हन से अभी निकल गया है, ठीक है, वो आ गई है। फिर उसके अलावा हमारा सी पैक जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर काम दोबारा स्टार्ट हो गया है। फिर उसके अलावा आपकी जो है मुख्तलिफ आपके जो दोस्त जो मुल्क है वो अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब उनके डेलीगेशंस आ रहे हैं, वो मुल्क के अंदर आके एक चीज देख रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो पाकिस्तान की जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने इकोनॉमी का जो है बेड़ा अपने सर ले लिया है। तो आपने किसका बेड़ा उठाया है राय साहब? राय साहब, एस्टेब्लिशमेंट में उठाया है तो आपने किसका बेड़ा उठाया है फिर? मैं आपको बताऊं ना, देखें अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या था। होता ये था कि नून लीग की हुकूमत आई, उसकी जो पॉलिसीज थी तो वो आगे पीटीआई की हुकूमत आई, ताकि उसने वो सारी पॉलिसीज क्या कर दी, खत्म कर दी। फिर पीटीआई की हुकूमत गई तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसने आके पीटीआई की सारी पॉलिसीज जो थी उनको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है ये एक एस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो सियासतदान थे उन्होंने बैठ के ये प्लान बनाया है। हुकूमत किसी की भी आई, XY की भी आए, जिसकी भी आए, Z की भी आए, जो हमारी पॉलिसीज हैं इकोनॉमी के हवाले से वो उसी तरह जारी रहेंगी। तो उसके अंदर जो था, जो सियासतदान जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान में एक्सट्रीम पे वो कहते हैं कि अगर मैं बाहर हूं तो दूसरा बंदा अंदर हो। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने भी फिर इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजों को अपने तौर पर ठीक, पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। राजा नज़ीर एडवोकेट साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। महंगाई में कमी के बावजूद जो 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, राजा नज़ीर एडवोकेट साहब, मैं आपसे इस हवाले से पूछ रहा हूँ। एक तो आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, क्या समझते हैं? आप तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, ऐसे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे आवाम के पास जाएंगे? नहीं, मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि हम आवाज नहीं उठा रहे। चंद दिन पहले की बात है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो केबल हमारी इंटरनेट की केबल है समुंदर में,
یہ پاکستان کی واحد کیبل ہے جسے شاید مچھلیاں کاٹ جاتی ہیں, تو اس کا مطلب اور میننگ سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو ہم جس جگہ پہ ضرورت ہے وہاں پہ بولتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, گورنمنٹ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر رہی, ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. اور سندھ اس وقت ماڈل ہے باقی صوبوں کے لیے. کہ سندھ کے اندر کیا ماڈل ہے سر؟ کچھ تو بتائیں پاکستان کے دیگر صوبوں کے لیے. جی دیکھیں, سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سندھ میں جو صحت کی اصلاحات ہوئی صحت کے حوالے سے, وہ دنیا پوری کے لیے ایک ایگزامپل ہے, باقی صوبوں کے لیے ایگزامپل ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں کہ لیور ٹرانسپلانٹیشن کے لیے آپ کو انڈیا جانا پڑتا تھا. آج فری آف کاسٹ آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ کراچی سے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہارٹ کے جو ہاسپٹل بنے وہ پاکستان میں جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان سب میں سے ایڈوانس ہیں, ان کے پاس اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہے. تو اسی طریقے سے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سندھ گورنمنٹ نے بہت مثالی کام کی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا لے کے عوام کے پاس جائیں گے, وہی جو پرفارمنس ہے ہماری وہی کافی ہے, اور مزید بھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ کریں گے اس پہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پارٹیز اگر مل کے چلی اور پالیسیوں میں تسلسل رہا تو آپ دیکھیں گے کہ ملک میں بے روزگاری بھی ختم ہوگی, خوشحالی بھی آئے گی. اور ایک پازیٹیو پہلو میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کے اندر جو آئینی بینچ تشکیل دیے گئے, اس کی وجہ سے اب جو باقی عدالتوں کا کام ہے وہ بہت احسن طریقے سے ہو رہا ہے اور بہت جلدی ہو رہا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ سے زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عدالتوں کی بھی ایک قسم کی شورٹی اور سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ انہیں پتا ہو کہ ملکی عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں, وہ اسٹرانگ ہیں. اگر کوئی وائلیشن ہوگی, اگر کسی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی یا کانٹریکٹ کی وائلیشن ہوگی تو وہاں کی کورٹس ان کو ریلیف دیں گی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جوڈیشری بھی اب بڑا پازیٹیو سائڈ پہ بڑی اچھی اصلاحات ہو رہی ہیں, اور آگے دیکھیں گے کہ یہ بھی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں بڑا یہ معاون چیز یہ ثابت ہوگی. صحیح. ڈاکٹر عبدالرشید صاحب, آپ سے آخری میں اس حوالے سے شارٹ کمنٹ کیجیے گا, حکومت کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں معاشی اصلاحات کے حوالے سے. دیکھیے جی, حکومت کے لیے 2-3 کام ہیں جو بڑے ضروری کرنے ہیں, جس سے نہ صرف اس کی جو ہماری جو گروتھ ہے وہ بڑھے گی, بلکہ جو ان کو ایک پولیٹیکل ایک چاہیے ہوتا ہے, ووٹ بینک چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا ایک لانگ لاسٹنگ ڈیو ہے میکرو ریفارمز کا, اسے ریفارم لے کے آنا چاہیے, وہ بالکل ریفارم کریں. پرائیویٹائزیشن جو ایشو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے. انفارچونیٹلی جب بھی کسی بھی گورنمنٹ نے ٹرائی کی, ہم نے اس کو ایک پولیٹیکل نظر کر دیا, سیاسی نظر کر دیا اس ایشو کو. اور جو لاس میکنگ سک گورنمنٹ آن انٹرپرائزز ہیں وہ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے. میرے خیال میں اس کو گورنمنٹ کو ایک بڑے آپ کہہ لیں کہ پریورٹی بیس پہ اس کو حل کرنا چاہیے. جہاں تک ایکسپورٹس کی بات ہے, اس کو جو گورنمنٹ ہے اس کی ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ نہ صرف جو ہماری ایگزسٹنگ منڈیز ہے وہاں پہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے, بلکہ اس ایکسپورٹ پورٹ فولیو کو زیادہ کرنا چاہیے. اور وہ انڈسٹریز, وہ سیکٹرز, وہ فرمز جو ایکسپورٹس کر رہی ہیں ان کو اس طرح سے مطلب کہ جی ان کو مرحات دی جائیں کہ وہ اس کو ایکسپورٹس کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. بس یہ اگر اس قسم کی اگر پالیسی آتی ہے, پھر ایک جو انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے بزنس مین کا, جو ہمارا جو ڈومیسٹک بزنس مین ہے اس کو کس طرح سے ہم نے انٹرنیشنل ایکسپوجر دینا ہے, اس کو کس طرح سے ہم یہ اب ٹرین کرنا ہے, اس کو نالج کیسے پرووائڈ کرنا ہے کہ دنیا میں کیا چینجز آ چکی ہیں, لینڈسکیپ جو دنیا کے چینج ہو چکے ہیں, جو اکنامک ایک سیٹ اپ چینج ہو چکا ہے, جو ایک پروڈکٹیوٹی کے لیے ایک ڈفرینٹ آپ کو کہیں کہ جی ایک پروڈکشن میتھڈ کیسے چینج کرنے, ان تمام کو اگر لے کے آئیں گے اور ہمیں اس تمام جو ہماری آج کل جو پروڈکشنز ہے وہ بے شک لوکل ہماری ایکسپورٹس ہو, بے شک کنزمپشن ہو, بے شک مارکیٹس ہو, انفارمل مارکیٹس ہو, فائنینشیل سیکٹر ہو, اس کو کس طرح سے ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. وہ اگر ایک سیٹ اپ گورنمنٹ کرتی ہے تو میرے خیال میں جو گورنمنٹ کے ٹارگٹس ہیں, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جی نیچرل ریسورسز کی بہت زیادہ امبینڈنٹ ہے, بہت زیادہ ہیں, ہمارے پاس یوتھ ہے, لیبر ہے, اسکل لیبر ہے, اور ان میں وہ پوٹینشیلز ہے, اور ہم بڑا آسانی سے جو ہمارا ٹارگٹ ہے گروتھ کا وہ اچیو کر لیں گے آنے والے سالوں میں. ڈاکٹر عبدالرشید صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اسٹوڈیو میں جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ نذیر ایجوکیٹ صاحب, آپ نے کال کے ذریعے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. راجہ شیر ایاز ایجوکیٹ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.